दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन एक ऐसे मौका पर हुई जब वो अपने हाईली स्कोर्ड मोटर कैड में बैठकर डैलस डाउनटाउन से गुजर रहे थे। उस वक्त उनके साथ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और एक पूरा पुलिस का मोटर कैड मौजूद था। एफबीआई ने कई दिन पहले से इस पूरे रूट पर नजर रखी हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद 22 नवंबर 1963 को दिल्ली प्लाजा के करीब एक हमला हुआ और जॉन एफ कैनेडी को मौका पर ही मार दिया गया। इस हमले के चंद मिनटों बाद ही सीआईए, एफबीआई, सीक्रेट सर्विस और पुलिस ने हलचल मचा दी, लेकिन इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी वो ली आसवर्ड नामी शूटर के अलावा किसी को भी पकड़ने में नाकाम रही। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या यह कोई सोची समझी साजिश थी या फिर अकेले एक शूटर ने दुनिया के टॉप सीक्रेट एजेंसीज को चकमा देकर सबसे फेमस प्रेसिडेंट को सिर्फ चंद मीटर दूर से शूट किया? दोस्तों, इस ऑफिशियल स्टोरी का आज तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका। दोस्तों, प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट से जिस बैंगलोर तक जाना था, इसका सीधा साधा फास्ट रूट भी मौजूद था, लेकिन इनके मोटर कैड को शहर के बीच में से क्यों लाया गया और यह रूट किसने प्लान किया था? क्या यह कोइंसिडेंस था या एक मुकम्मल प्लानिंग? दोस्तों, 22 नवंबर 1963 अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को इनके मोटर कैड पर हमला करके मार दिया गया। प्रेसिडेंट की मौत जहां लाखों अमेरिकन को सोग में धकेल गई, वहीं इस केस में होने वाली इन्वेस्टिगेशन लोगों के सवालों का जवाब देने में नाकाम रही। ऐसा माना जाता है कि यूएसए की टॉप सीक्रेट एजेंसीज ने असैसिनेशन के हवाले से बहुत कुछ छुपाया है और हकीकत को पब्लिक नहीं किया। ऐसा सोचा जाने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें पहला वेन्यू की सिलेक्शन, जहां प्रेसिडेंट को असल में जाना था। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को टेक्सास के शहर डैलस में एक पॉलिटिकल स्पीच करनी थी, जिसके लिए उनके सामने दो ऑप्शंस रखे गए। एक था ट्रेडमार्ट और दूसरा वेन्यू था वुमेन्स बिल्डिंग। व्हाइट हाउस की रिकमेंडेशन थी कि वुमेन्स बिल्डिंग का वेन्यू सिलेक्ट किया जाए, लेकिन टेक्सास के गवर्नर जॉन कैनेडी चाहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रेडमार्ट पर जाएं। इसकी वजह यह थी कि ट्रेडमार्ट एक बैंक्वेट हॉल था, जबकि वुमेन्स बिल्डिंग का इंटीरियर इस काबिल नहीं था कि वहां पर प्रेसिडेंट जा सके। दोस्तों, 14 नवंबर 1963 यानी असैसिनेशन से 8 दिन पहले ट्रेडमार्ट का वेन्यू सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन यह खबर पब्लिक नहीं की गई। अब बारी थी यह डिसाइड करने की कि लूप फील्ड एयरपोर्ट से, जहां पर प्रेसिडेंट के जहाज को लैंड करना था, वहां से ट्रेडमार्ट तक कैसे जाया जाए। दोस्तों, नॉर्मली प्रेसिडेंशियल मोटर कैड्स को ऐसे रूट से गुजारा जाता है जहां रुकावटें या टर्न्स कम से कम हो। ऐसा ही एक रूट मौजूद था जो कि शहर को बाईपास करके बाहर से प्रेसिडेंट को ट्रेडमार्ट तक पहुंचा सकता था, लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि शहर के अंदर से स्कूल बुक डिपॉजिटरी, जहां से शूटर ने प्रेसिडेंट पर हमला किया था, इसके बराबर से गुजरने का रूट सिलेक्ट किया गया। दोस्तों, असल में इस रूट को सिलेक्ट करने की फरमाइश खुद प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने की, क्योंकि वो लोगों के हजूम के बीच से गुजरना चाहते थे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ट्रेडमार्ट के वेन्यू के बजाय वुमेन्स बिल्डिंग को सिलेक्ट किया जाता, तो फिर प्रेसिडेंट का मोटर कैड इस मेन रोड से होता हुआ ईस्ट की तरफ जाता। इससे बुक डिपॉजिटरी का फासला बढ़ जाता और शूटर को निशाना लेने में भी काफी मुश्किल होती, क्योंकि प्रेसिडेंट की वाइफ फर्स्ट लेडी जैकलीन, जो कि हमेशा इनके लेफ्ट साइड पर बैठती थी, वो शूटर और प्रेसिडेंट के बीच में आ जाती। अब सवाल यह पैदा होता है कि प्रेसिडेंट की असैसिनेशन की प्लानिंग में ट्रेडमार्ट की वेन्यू का सिलेक्ट होना कितना जरूरी था। दूसरी जानिब इस वेन्यू की सिलेक्शन टेक्सास के गवर्नर जॉन कैनोले ने की थी। इनकी इंटेंशंस पर शक इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट पर हमला हुआ, वो खुद भी प्रेसिडेंशियल लेमोजीन में अपनी बीवी के साथ बैठे थे। इनको भी गोली लगी थी, लेकिन इनकी जान बच गई। दूसरा यह कि गवर्नर कैनोली पहले से इस रूट के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि शहर के बाहर से ट्रेडमार्ट तक पहुंचा जाए, लेकिन कोई तो था जो इन सब चीजों की पहले से कैलकुलेशन करके बैठा था। प्रेसिडेंट का मोटर कैड और वेन्यू इनकी असैसिनेशन से सिर्फ 3-4 दिन पहले पब्लिक किया गया, यानी इससे पहले ये इंफॉर्मेशन किसी को भी मालूम नहीं थी। दोस्तों, स्कूल बुक डिपॉजिटरी में 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे यह जाहिर होता है कि यह इंफॉर्मेशन पहले से किसी के पास मौजूद थी। जी हाँ दोस्तों, ठीक 2 महीने पहले स्कूल डिपॉजिटरी में अचानक स्टाफ की शॉर्टेज हो गई। सितंबर 1963 वास्ले फ्रीजर नामी एक शख्स को एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की तरफ से कॉल आती है, जिसमें इनको बुक डिपॉजिटरी में जॉब की ऑफर दी जाती है। वास्ले फ्रीजर आधे घंटे की दूरी पर एरवन नाम के एक टाउन में रहता था। वो अगले ही दिन 13 सितंबर को बुक डिपॉजिटरी में आ पहुंचा और इसको वहां की सुपरिटेंडेंट रॉय टोली ने हाथों हाथ हायर कर लिया। लगभग 1 महीने बाद 15 अक्टूबर को वास्ले के पड़ोसी ने भी बुक डिपॉजिटरी के सुपरिटेंडेंट को कॉल की और अगले ही दिन इसको भी हायर कर लिया गया।
वासले का पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि आसफर्ड नामी एक शख्स था, जिसको 39 डेज के बाद प्रेसिडेंट के मर्डर केस में अरेस्ट किया जाना था। ली आसफर्ड के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से वो रोजाना आउटबैक नहीं कर सकता था। इसी वजह से इसने डैलस में एक रूम रेंट पर ले लिया। वो वीकेंड्स पर वासले के साथ ऑफिस टाइमिंग के बाद एरवन में अपने घर जाता और मंडे सुबह को वासले के साथ ही वापस बुक डिपॉजिटरी में पहुंच जाता। लगभग 1 महीने तक यह रूटीन चलती रही, लेकिन प्रेसिडेंट की असैसिनेशन से सिर्फ एक दिन पहले यानी 21 नवंबर को यह रूटीन टूट गई। दोस्तों 21 नवंबर को थर्सडे के दिन ही ली आसफर्ड वासले के साथ अपने घर एरविन चला गया, क्योंकि इसका कहना था कि वो इस वीकेंड को डैलस में ही रहेगा। अगली सुबह फ्राइडे को जब आसफर्ड वासले के साथ ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो इसके हाथ में एक लंबा पेपर बैग मौजूद था, जिसमें आसफर्ड का कहना था कि कर्टन रॉड्स मौजूद हैं जो वो अपने रूम में लगाने के लिए ले जा रहा है। असैसिनेशन से सिर्फ आधा घंटा पहले आसफर्ड बुक डिपॉजिटरी के 6th फ्लोर पर अपने कुछ कोलीग्स के साथ मौजूद था। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे और ये लंच टाइम था। सारे लंच करने के लिए 1st फ्लोर पर चले गए, लेकिन आसफर्ड 6th फ्लोर पर अकेला ही मौजूद था। प्रेसिडेंट का मोटर कैट देखने के लिए डिपॉजिटरी के बाहर काफी लोगों का हजूम था। डिपॉजिटरी के चंद एम्प्लॉयज भी 5th फ्लोर की खिड़कियों से यह मंजर देख रहे थे। ठीक 12:30 पर प्रेसिडेंट का मोटर कैट आता है, जिसमें प्रेसिडेंट कार की राइट साइड पर बैठे थे। जैसे ही प्रेसिडेंशियल लेमोजिन बुक डिपॉजिटरी से लेफ्ट टर्न लेती है तो पूरा एरिया पहले फायर की आवाज से गूंज उठा। उस वक्त एक रिपोर्टर ये सारा मंजर अपने कैमरे में कैच कर रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि 2 फायर किए गए, लेकिन कुछ को 3 की आवाज सुनाई दी। इनमें से एक गोली प्रेसिडेंट की गर्दन में लगी और दूसरी उनके सर पर। लेमोजिन का ड्राइवर बिना वेट किए गाड़ी को लोकेशन से भगाता हुआ ले जा रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की मौत शायद उस वक्त ही हो गई थी। किसी ने इसका होलिया ब्लैक और किसी ने इसका होलिया व्हाइट बताया, लेकिन मोटर कैट के एक पुलिस ऑफिसर ने पहले फायर के फौरन बाद 6th फ्लोर पर एक शख्स को फायर करते देखा था। बिना टाइम जाया किए वो बिल्डिंग के अंदर घुस गए। वो 6th फ्लोर तक गए, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। चंद मिनटों के अंदर अंदर पूरी बिल्डिंग को पुलिस और FBI की जानिब से सील कर दिया गया और अंदर मौजूद तमाम एम्प्लॉइज को अब बाहर जाने से रोक दिया गया। लेकिन इन तमाम एम्प्लॉइज में से एक शख्स मिसिंग था और वो कोई और नहीं बल्कि ली ऑसवर्ड था। ली ऑसवर्ड शायद ये कार्रवाई करने के बाद फौरन बुक डिपॉजिटरी से निकल चुका था। वो पहले अपने रूम में गया, वहां कपड़े बदले और अपना पिस्टल लेकर फौरन बाहर निकला। पुलिस जो इसको तलाश कर रही थी, इन्होंने पूरे शहर की पेट्रोलिंग को वायरलेस कर दिया। पेट्रोलिंग पे मौजूद एक ऑफिसर ने ऑसवर्ड को देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, ऑसवर्ड ने पुलिस ऑफिसर के 4 फायर किए और मौका पर इसको मार दिया। ऑसवर्ड अब एक करीबी मूवी थिएटर में जाकर छुप चुका था। जल्दी पुलिस ने इसको ढूंढ लिया और इसको अरेस्ट करके पुलिस हेडक्वार्टर ले गए। अगले 2 दिनों तक पुलिस, FBI और CIA ने इसको खूब इंटरोगेट किया, लेकिन इस इंटरोगेशन की रिकॉर्डिंग नहीं की गई। बंद कमरे में जो कुछ हुआ इसका किसी के पास भी सबूत मौजूद नहीं है। 24 नवंबर 1963 इसे पुलिस हेडक्वार्टर से जेल ट्रांसफर किया जा रहा था। तब भरे मीडिया और पुलिस के सामने एक शख्स ने इसको गोली मार दी। जिस हॉस्पिटल में जॉन एफ कैनेडी को लेकर गए थे, इसी हॉस्पिटल में ली ऑसवर्ड ने भी दम तोड़ दिया। यह वो कहानी थी जो ऑफिशियली डिस्क्लोज की गई, लेकिन कई लोगों का कहना था कि यह वो शख्स नहीं था जिसको इन्होंने 6th फ्लोर की विंडो में देखा था। गोली लगने से पहले ली ऑसवर्ड मीडिया के सामने यही बोलता रहा कि मैं बेकसूर हूं। दोस्तों, इस सारी कहानी को एनालाइज किया जाए तो पुलिस के मुताबिक ली ऑसवर्ड ने बड़ी चालाकी और प्लानिंग के साथ बुक डिपॉजिटरी में जा पाई और अकेले ही FBI, CIA और पुलिस की इंटेलिजेंस से छुपकर यह सारी प्लानिंग की। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर ऑसवर्ड ने इतनी परफेक्ट प्लानिंग अकेले की थी तो फिर एंड में इतनी ज्यादा गलतियां कैसे की, जैसा कि बिल्डिंग से भाग जाना और पुलिस ऑफिसर को मारकर अपने ऊपर मजीद शक पैदा करना और फिर किसी मूवी थिएटर में छुप जाना। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के बाद कई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पब्लिक की गई, लेकिन हर रिपोर्ट मामले को ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। ऑसवर्ड के मरने के बाद यह थ्योरी भी सामने आई कि शायद इसको उन्हीं लोगों ने मरवाया है जिन्होंने असल में यह सारी प्लानिंग की थी, क्योंकि अगर ये कोई साजिश भी थी तो फिर भी यह काम बगैर किसी इनसाइडर के करना पॉसिबल नहीं था। कई लोगों का कहना है कि FBI और CIA पहले इस साजिश में इन्वॉल्व थी